मुंबई तो जब मैं मुंबई वीटी स्टेशन उतरा, टैक्सी से जा रहा था तो हाईवे देख के लग रहा था कि अलग दुनिया ही लग रही थी, जो कभी सोचा भी नहीं था। टीवी भी इतनी गांव में सबके घरों में नहीं होती थी, कभी पिक्चर में देखते थे और वो मुंबई हमारे आंखों के सामने थी। और वो मुंबापुरी जो लोगों के सपनों को सच करती है। लेकिन मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैं आया था कि यहाँ पे साइंस लूँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, एमएससी करूँगा। काम बंद हो गया जो कलेक्शन, अभी संचालक हो गया जिस बैंक में मैं कलेक्शन करता था, तो वो काम छोड़ने से बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो मैंने चाइनीज़ के रेस्टोरेंट चलाया, होटल चलाया। मैं नॉनवेज खाता नहीं, लेकिन स्टाफ नहीं कभी होता था तो भी प्लेट और ये सब साफ किया, क्योंकि घर चलाना था, परिवार चलाना था, परिवार की जवाबदारी थी। विनोद मित्रा सर का स्वागत है आरटीटी के पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आप और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जी सर। मुझे ना वेट नहीं हो रहा आपके पॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं आपके लाइफ से। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप मुंबई में कैसे आए? एक्चुअली मुंबई का और हमारा, मुझे लगता है कि अभी ये तीसरी पीढ़ी का संबंध है। 1946 में मेरे फादर रोजी रोटी की खोज में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकल करके मुंबई में आए। चीरा बाज़ार में नौकरी, छोटे छोटे काम करते हुए पहली 1966 में कुरार गाँव मलाड में आए। यहाँ पे अस्थाई उन्होंने निवास बनाया, 10 बाई 20 का रूम। और 73 में मेरा बर्थ हुआ। और पिताजी उस समय हिंद साइकिल कंपनी थी, उसमें एक कर्मचारी से फिर बाद में सुपरवाइज़र बने। रिटायरमेंट उनका 92 में हुआ, उस समय सुपरवाइज़र के पोस्ट पे थे। और मेरा 73 में बर्थ हुआ। तो यहाँ फिर 8वीं तक की पढ़ाई, जो प्राइमरी और मिडिल तक की पढ़ाई मैंने उत्तर प्रदेश से किया। 9th में मैं मुंबई में आ गया। और साइमल्टेनियसली अगर इसको दो भाग में मैं करूं तो एक पिताजी की जर्नी। पिताजी शुरू से ही संघ विचारधारा से जुड़े हुए थे और संघ का उन पर बड़ा असर रहा। जब इंदिरा जी ने 1975 में इमरजेंसी उन्होंने लगा दिया, आपातकाल लाए और संविधान और सरकार नाम की चीज़ या लोकतंत्र मान लीजिए कि ख़त्म हो गया था, उस समय स्वयं सेवकों को बड़े पैमाने पर उठा करके जेल में डाल दिया गया था। और हम तो अभी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उस समय हमारे पिताजी भी 18 महीना जेल के अंदर रहे। बड़े बड़े लोग थे जिनको जेल में डाल दिया गया। अगर उनके घर में डेथ हो गई तो भी उनके परिवार को मिलने के लिए ये सरकार छोड़ती नहीं थी, दाह संस्कार में भी शामिल होने नहीं देती थी। लेकिन संघ परिवार के लोग जो स्वयंसेवक अंदर थे और जो बाहर रह गए थे, उनके परिवारों को जो पढ़ाई के लिए, घर चलाने के लिए मदद करते थे, और जब छूट के आए तो उन्होंने कमा के जो पैसा दिया, 1975 में उस पैसे से मलाड सहकारी बैंक की स्थापना हुई। उस बैंक के फाउंडर हमारे पिताजी स्वर्गीय उदय नारायण मिश्र जी थे, जो एक विचारधारा, एक सेवा भावना से, सहकार की भावना से बैंक की स्थापना हुई थी। और उस बैंक में वो संचालक और उपाध्यक्ष, 97 में उनका देहांत हो गया। सर सॉरी आपको इंटरप्ट किया। जब के पॉलिटिक्स में और अभी के पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है, क्या लगता है आपको? मैं तब की पॉलिटिक्स में और अब की पॉलिटिक्स को कंपेयर करता हूँ तो मैं 12th में था, 12वीं में राजीव कॉलेज में था। उस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी, है ना, लेकिन विचारधारा और लक्ष्य के मामले में इतना सटीक थी और कार्यकर्ता भी कम थे। तो अब तो पार्टी बहुत बड़ी है, तो एक दूसरे के लिए, है ना, इतना अपनापन था कि अगर कोई कार्यकर्ता अगर दिखे नहीं तो लोग पूछते थे कि वो कार्यकर्ता अपना दिख नहीं रहा है। और 2-4 दिन हो जाए अगर नहीं दिखा तो लोग उसके घर पे पूछने चले जाते थे। संख्या भी उस समय कम थी और एक लक्ष्य से और एक मतलब रास्ते और सिद्ध तरीके से और स्वच्छ भावना से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसका नतीजा था
कि 84 में 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और 3 बार केंद्र में सरकार बनाई है। तो ये बड़ा परिवर्तन है। और कोई किसी की, मैंने देखा हमारे घर में लोग आते थे, टिकट कितनी बार नगर सेवक, ये सक्षम है इसको लड़ लेना चाहिए, ये सक्षम है इसको लड़ लेना चाहिए, सब लोग मदद करके एक दूसरे से चुनाव लड़ाते थे। जीत भी बहुत कम हासिल होती थी, लेकिन एक मन में भाव था कि भारत माता को परम वैभव की तरफ लेकर के जाना है, भारत माता को सबल बनाना है, उसके लिए काम करना है। इस विचारधारा को लेकर के लोग काम करते थे। मुझे लगता है कि आज पार्टी बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ में उस समय हम कम थे, तो भी अपनापन मुझे लगता है कि आज से कहीं ज़्यादा था। बीजेपी की विचारधारा क्या है? बीजेपी की विचारधारा देखेंगे तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिशा निर्देश दिया, नीतियाँ लिखा कि अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति है उसका विकास करना, हर व्यक्ति का विकास करना। वही जो गांधी जी की थ्योरी है कि हर व्यक्ति अपना विकास अगर करेगा तो देश का अपने आप विकास हो जाएगा, क्योंकि देश कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे। ये जो जीता जागता पुरुष है, जो पुरुषों का, या पुरुषों यानी मैं बोल रहा हूँ जितने लोग हैं उनका एक समूह है, अगर पूरे समूह का विकास हो गया तो राष्ट्र का अपने आप विकास हो जाएगा। और उस थ्योरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती थी, और उसी थ्योरी पे एकात्म मानववाद हुआ या अंत्योदय हुआ। उस दिशा में काम करते करते आज आप देखेंगे माननीय मोदी जी को तीसरी बार, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी को नेहरू जी के बाद अगर मौका मिला होगा 70-75 साल में, तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मिला प्रधानमंत्री बनने का। आपने अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप मुंबई के बारे में बोल रहे थे, तो जब आप मुंबई में आए थे, बॉम्बे में, तो आपको क्या फीलिंग थी, मतलब कैसा है? हाँ, अब आजमगढ़, वो भी एक रूरल गांव से मुंबई, तो जब मैं मुंबई वीटी स्टेशन उतरा, टैक्सी से जा रहा था, तो हाईवे देख के लग रहा था कि अलग दुनिया ही लग रही थी, जो कभी सोचा भी नहीं था। टीवी भी इतनी गांव में सबके घरों में नहीं होती थी, कभी पिक्चर में देखते थे, और वो मुंबई हमारे आंखों के सामने थी। और वो मुंबापुरी जो लोगों के सपनों को सच करती है। लेकिन मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैं आया था कि यहाँ पे साइंस लूँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, एमएससी करूँगा, और 1000 की नौकरी मिलेगी। किसी हमारे कोई जानने वाले थे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एमएससी किए थे केमिस्ट्री से, तो उनको 1000 रुपया मिलता था। वो सपने थे। और कब की बात है सर? ये मैं बता रहा हूँ 86 की बात है। तो उस सपने के साथ में कहीं न कहीं सपना मुंबई में लगता था कि साकार हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद एक तरफ पिताजी का सेवा का भाव, बैंक के माध्यम से निस्वार्थ, उस बैंक से न सिटिंग फी, न टीए, न डीए कुछ न लेते हुए, जिस तरह से एक वृक्ष काम करता है कि वृक्ष धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, सब कुछ झेलता है, यहाँ तक कि पत्थर भी झेलता है, लेकिन कभी फल अपने लिए खाता नहीं। अगर फल देता है तो दूसरों को देता है। उस भावना से अगर निस्वार्थ हो, अगर मैंने काम करते हुए देखा तो उनको देखा, वो माहौल था। दूसरी तरफ पॉलिटिकल लोग आते थे, पॉलिटिक्स में जो कि पावर होता है, एक अट्रैक्शन होता है, वो भी मैं घर पे देखता था। और दूसरी तरफ पिताजी का त्याग और समर्पण समाज के लिए, कि जो सैलरी मिलती थी उनकी, उस समय मुझे लगता है 2800 से 3200 कुछ उनकी 92 में रिटायरमेंट के टाइम सैलरी थी। वो सैलरी भी कभी पूरी घर में नहीं आई। अगर कोई गरीब स्वयंसेवक रहा होगा, उसको फीस भरने के लिए स्कूल और कॉलेज में नहीं रहा होगा तो उसका भर दिए होंगे। और अगर ज़्यादा लोग आ गए तो उसमें सबसे पहले लड़कियों को प्रायोरिटी दी जाती थी, उसके बाद लड़कों को दी जाती थी। तो एक समर्पण और त्याग और एक अपनापन जो देखने के लिए मिला। और 92 में मैं भी महानगर पालिका का चुनाव था, उसमें काम किया। काम करते करते मैं बस्ती अध्यक्ष, जो अभी बूथ होता है, फिर युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष के साथ साथ में मैंने मंडल का महामंत्री, जिला का मंत्री, मुंबई का सचिव जिसको मंत्री बोलते हैं, फिर महाराष्ट्र युवा मोर्चा का मैं जनरल सेक्रेटरी,
जिसको महासचिव या मंत्री महामंत्री बोलते हैं, करते हुए मुंबई बीजेपी का सचिव, अनेक जवाबदारियों से होते हुए मुंबई महानगर पालिका का नगर सेवक, और 2019, 20, 21, 22 में मुंबई महानगर पालिका का भारतीय जनता पार्टी का नेता। ये मेरा राजनीतिक कार्यकाल रहा। साथ ही साथ मैंने 97 में 92 में रिटायरमेंट हुआ पिताजी का। उसके बाद उनको अस्थमा हो गई। बड़े भाई और मेरे छोटे भाई परिवार में है, दोनों जन पढ़ रहे थे, और पिताजी जैसा बताया कि सब सर्विस फंड तक भी उन्होंने दान दे चुके हुए थे। और उस समय में रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट और इमिटेशन की फैक्ट्री, साथ में उनका इलाज हर हफ्ते में, ये सब देखते देखते घर की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो उस घर को चलाने के लिए मैंने आज जिस बैंक में मैं मलाड सहकारी बैंक में चेयरमैन हूँ, उस बैंक में मैंने डेली कलेक्शन का काम किया। मतलब 100-100, 200 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया घर घर से कलेक्ट करना, उसमें 3%, 2 से 3% कमीशन मिलता था, उससे घर चलाता था, है ना। और जो कभी कोई 1000 रुपये भी देते थे कलेक्शन, तो 1000 रुपये देते थे, तो मुझे रात को 11 बजे मैं जाता था उनका पैसा लेने के लिए, क्योंकि रात को ही बुलाते थे, उनके काउंटर भी अंदर कर देता था। तो मैंने कभी अपने आप को उस काम को छोटा नहीं समझा, क्योंकि मुझे अगर 1000 रुपये दे रहा तो मुझे 30 रुपये कमीशन मिलता था। तो उसको योगदान करता था कि मेरा एक कस्टमर और उसका एक रिलेशन बना रहे। और फिर वो काम 2000 में चुनाव हुआ, तो मैं बैंक का चुनाव में चुन के आया संचालक 2001 में। उस समय बड़े पैमाने पे काम बंद हो गया, जो कलेक्शन अभी संचालक हो गया जिस बैंक में मैं कलेक्शन करता था, तो वो काम छोड़ने से बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो मैंने चाइनीज़ के रेस्टोरेंट चलाया, होटल चलाया। मैं नॉनवेज खाता नहीं, लेकिन स्टाफ नहीं कभी होता था तो भी प्लेट और ये सब साफ किया, क्योंकि घर चलाना था, परिवार चलाना था, परिवार की जवाबदारी थी। फिर ट्रैवल्स के बिजनेस हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे थे, गाड़ी लोन पे लेके वो चला रहा था। और करते करते एसआरए के माध्यम से, और 2006-07 में एसआरए पीक पे आया, तो एसआरए फिर एयरटेल का कॉन्ट्रैक्ट, टेलीफोन कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट, केबल लेइंग का, वो लेते हुए अभी कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय मेरा है। तो एक खट्टा मीठा अनुभवों के साथ में संघर्ष भरा जीवन रहा है। उसमें अगर देखा जाए तो दुख को देखते, अगर पीछे की ज़िंदगी देखते हैं या हमारा पुराना घर देखते हैं कुरार का, तो आज भी हमारा घर है 10 बाई 20 का। उसमें लादी 2 पार्ट में लगी हुई है। बैंक के वाइस चेयरमैन थे। आधी पुरानी लादी लगी हुई है, पुराने घर के निकाल के, आधी लादी नई है। तो हमारे उस घर को देख लेते हैं, अब जाते हैं देखने। हाँ, तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हम कहाँ से आए हैं, और ईश्वर पे एक भरोसा होता है कि भगवान कहीं पे है। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से और संस्कार से काम करेंगे तो भगवान भी मदद करेगा। और एक कहावत भी है कि खेती उपजे अपने कर में, पिता बड़े और पुत्र बड़े पिता के धर में, जो अपने गाँव में बोली जाती थी उत्तर प्रदेश में खास करके, कि खेती जो है अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से खेती होती है। और जो पुत्र होता है पिताजी के कर्म से। अगर बाप का कर्म अच्छा रहेगा तो मुझे लगता है कि आज हम लोग जो भी हैं, मेरे बड़े भाई ऑफिसर है, छोटा भाई गांव में है, और मैं आज जो कुछ भी हूँ, अगर कांटे में भी एक पैर रख दूँ तो मुझे लगता है कि विश्वास है कि मेरे पिताजी का और माताजी का आशीर्वाद है, उनका कर्म है कि कांटों को भी वो फूल में परिवर्तित कर देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके त्याग, तपस्या और धर्म का परिणाम है। अगर हम अभी की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका क्या कर रही है? कुछ फ्यूचर प्लान है उसका? एक मुंबई महानगर पालिका, मुंबई जैसा शहर आप देखेंगे पूरी दुनिया में नहीं है। मुंबई जैसे लोग कहीं पे नहीं है। मुंबई जैसी महानगर पालिका कहीं नहीं, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। लेकिन उतना ही बड़ा दुर्भाग्य है कि मुंबई महानगर पालिका का एक परिवार, खास करके आप देखेंगे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में काम करती रही। 97 से वो 4 संभाल लिए शिवसेना के। सिर्फ इन्होंने दोहन किया। मुंबई का विकास जिस तरह से चाहिए उन्होंने विकास किया नहीं।
मुंबई को आप होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि मुंबई आप देखेंगे आज 25 साल मुंबई की ज़मीन 3 तरफ समुद्र से घिरी हुई है, एक तरफ पहाड़ी है, हिल है, तो लैंड तो बढ़ने वाली नहीं है। और उसी में मुंबई का विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। मुंबई जैसे वर्टिकल थी, अभी हॉरिजॉन्टल थी, अभी वर्टिकल होते गई। लेकिन जो नाले थे उस समय, अपनी ड्रेन थी, वो ड्रेन इंक्रोचमेंट की वजह से कम होती गई, उस पर अतिक्रमण हुआ, नीचे से भराई होती गई, साफ सफाई नहीं होती गई, तो नालों की जो कैपेसिटी है वो कम होती गई। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डीपी पे, आज वो 40 साल में नया डीपी रोड इन्होंने खोला ही नहीं, कोई उसकी प्लानिंग नहीं है, उसके ऊपर कोई जो परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए कि अपनी ड्रेन कैसी होनी चाहिए, नाले कैसे होने चाहिए। आज अपनी मुंबई की पॉपुलेशन जो झोपड़पट्टी ऐसी थी, अब सीधे खड़ी हो रही है, बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो नाले की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, समुद्र लेवल से कितना ऊपर नाला होना चाहिए, एक प्लान मुंबई सिटी का होना चाहिए। और ठीक है, एक साथ में नहीं हो सकता, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, उसी लेवल से धीरे धीरे होना चाहिए। रोड पॉपुलेशन आज 20 साल 30 साल के लिए अपना डीपी आता है, प्लान आता है, डेवलपमेंट प्लान बनता है, तो 20 साल में हम जो प्लान बनाते हैं उसको कितना हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि पर कैपिटा हम कितना ओपन स्पेस रखना चाहिए, 4 स्क्वायर फुट रखना चाहिए, तो रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। पानी जो सप्लाई करना चाहिए, आज हम 24/7 पानी नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए नए नए प्रोविज़न करना चाहिए तालाबों के, वो हर सेक्टर में नहीं कर पा रहे हैं। जो नदियाँ हमारी, जैसे पोईसर नदी हो, मीठी नदी हो, नदी नहीं, दिन पर दिन वो नाला बनते गए। और साथ ही साथ मुंबई एक शहर है जहाँ पे आप सर्वे कर लीजिए, जहाँ पे उद्धव ठाकरे जी के जनप्रतिनिधि मिलेंगे, वहाँ पे मल्टी लेवल आप बिल्डिंग तो मिलेगी, बिल्डिंग मुंबई में सुने होंगे कि मल्टी लेवल बिल्डिंग मिलेगी, हाई राइज मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मल्टी लेवल झोपड़ा भी मिलेगा, है ना। चाहे बांद्रा प्लॉट ले लो, मालूनी ले लो, है ना, अलग अलग एरिया ले। अब तो कोई भी उठा लो, जहाँ भी शिवसेना उबाठा का नगर सेवक हो, वहाँ पे चले जाना, 3-3 4-4 महले के इन्होंने झोपड़े भी बनाना चालू कर दिया। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। मैं बोलता हूँ वो मालूनी में देखो, पिछले साल हर साल का है, बारिश कोई न कोई झोपड़ा गिर जाता 4-5 महले का अगल बगल वाले के ऊपर, वो तो खुद तो उनकी जान जाती है, जो बगल वाले बेचारे निर्दोष है, जिन्होंने गलत नहीं किया है, ग्राउंड फ्लोर ही बना के रखा है, उनके ऊपर गिर जाता है, रास्ते पे चलते हुए लोगों के ऊपर गिर जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसे के लिए मुंबई को बकाल करने का, यानी बेकार करने का काम तो इन्होंने किया ही है, साथ ही साथ लोगों के जीवन को भी दुभर किया है। इससे अगर आप नदियों को संकुचित कर दिए हो, अवरुद्ध कर दिए हो, तो पर्यावरण पे भी फर्क पड़ रहा है ना। वहाँ पे सीधा ड्रेन डाल दिया गया है। मुंबई के अंदर STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे ही नहीं, हजारों लीटर लाखों लीटर पानी अनट्रीटेड, मतलब वो स्लज का, टॉयलेट का पानी सीधा समुद्र के अंदर डाल दे रहे थे। आप गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च करेंगे तो अपना 8 किलोमीटर तक पानी समुद्र के अंदर पोल्यूटेड है। मैं 2018-19 का डेटा बता रहा हूँ, पोल्यूटेड है। बांद्रा है, वर्सोवा है, मालूनी है, ये अपना मनोरी क्रिक है, वहाँ पे 3 किलोमीटर तक ऑक्सीजन लेवल 0 है। वहाँ की जो मछलियाँ लोग खाते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उस पर NGT ने करोड़ों रुपए की पेनल्टी लग रही थी। अब जब सरकार एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है, तो अब उसने STP का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर फाइनल किया है, उस पर काम चालू है। सोल्यूशन क्या है सर ये सब चीज़ों का? इसका सोल्यूशन वही सब प्रॉब्लम बात करते हैं, सबके सब प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो अब सॉल्यूशन वही है कि जब सरकार और एक नेता, अगर एक विजनरी लीडर आ जाता है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस नाम का एक नेता आया, एक लीडर आया, जो सही मायने में लीडर, नेता यानी न धनीति, लीडर जो लीड करता है उसी को लीडर बोलते हैं। सही मायने में लीडर आया, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना। और देखिए किस तरह से जो 8 किलोमीटर मेट्रो इन्होंने 12 साल में बनाया, घाटकोपर से लेकर वर्सोवा तक जी। यहाँ करीब 230 किलोमीटर मेट्रो का काम चालू है। करीब 80 किलोमीटर की मेट्रो चालू हो गई है 5 साल के अंदर।
और अगर उद्धव जी की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार, उन्होंने धोखे से अगर 2019 से 2022 के बीच में नहीं आई होती, मुझे लगता है कि ये जो 230 किलोमीटर का जो मेट्रो का नेटवर्क है, ये नेटवर्क भी हो जाता। और नेटवर्क आ जाता तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं, रोड की ट्रैफिक ही कम नहीं होती। अगर रोड पे ट्रैफिक कम होगी तो जो कार्बन जनरेट होता गाड़ियों के माध्यम से वो कम होगा, फ्यूल की बचत होगी। फ्यूल की बचत, हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के बड़े पैसे का, मतलब राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान होता और लोगों का टाइम का भी सेविंग होता और कैसे कि लोगों की जीवन सहज हो जाती। और वहीं इन्होंने कुछ न कुछ अपने युगों के लिए या वसूली के लिए हर प्रोजेक्ट को डिले किया। आज आप जहाँ देख रहे होंगे अटल सेतु में, कल पुणे से आ रहा था जी जी, 20 मिनट में मैं मुंबई पहुंचा, उधर से उरण से बैठा हुआ 15 से 20 मिनट में मैं वड़ाला आ गया। तो ये विजनरी लीडर होता है, ये उनका काम होता है, वो दिखता है। और हर तरह से मतलब पर्यावरण पे भी तो होती ना। आज हम नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको रोड, उनको स्कूल, उनका हेल्थ, ये सब तो चाहिए ना। तो ये सब के लिए काम करने की ज़रूरत है। वो पिछले 25 साल में मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे रिचेस्ट महानगर पालिका होने के बावजूद भी जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस महानगर पालिका का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, पैसे के लिए हुआ। और देखेंगे कोविड में तो अजीब हुआ, जहाँ लोग बेड के लिए परेशान थे, दवाई के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, वहाँ पे इन्होंने पीपी किट में घोटाला किया, मास्क में किया, ऑक्सीजन प्लांट में किया, मतलब बॉडी बैग में किया। पता कैसे नहीं चलता है सर ये सब? कैसा है कि अब होता पता चलता है, लोग बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब सत्ता और मीडिया ये उठाती है, मीडिया तो उठाएगी, अपोजिशन भी उठाएगी, लेकिन जो सत्ता है अगर उसका कॉग्निजेंस लेना बंद कर दे, या बोला जाए सही तरीके से, अगर मैं मुंबई की भाषा में अगर सीधे सीधे समझाऊं आपके व्यूवर्स को, कि अगर सत्ता निरंकुश और बेशरम हो जाए तभी होता है। कोविड में वही हुआ। उन्होंने 23 मार्च को 18 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च को 24 मार्च से दूसरा किया, 25 को इन्होंने पूरा प्रिंटिंग प्रेस का, चाहे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रही थी, प्रेस की जो प्रिंटिंग थी उन्होंने बंद कर दिया। रोज़ नए नए लोगों के सामने चैलेंजेस थे, लोगों के खाने के, रोजगार के, बच्चों के फी के, फिर ऑनलाइन बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बड़े बड़े अलग अलग चैलेंजेस थे। उस में तो इन्होंने मान लिया कि कोई पेपर तो निकल नहीं रहा है, लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लोग घरों में बैठे हुए, तो इस समय जितना लूट सकते हैं, आपदा को इन्होंने अवसर में, लूटने के अवसर में परिवर्तित करने का पाप किया। जी सर, जब हम आपका पॉडकास्ट लेने आए तो जब मेरी टीम को पता चला कि एक म्यूनिसिपल के कोई आ रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे सजेस्ट दिया कि अभी बारिश के समय पे मुंबई क्यों पानी से भर जाती है। मैंने पहले वो ले लिया कि जो मुंबई का बारिश में जो नेटवर्क, समुद्र है, 3 तरफ से समुद्र है, प्लस एक तरफ मुंबई है, तो अपना मुंबई का विकास मतलब ग्राउंड लेवल और पानी की निकासी के लिए जब खूब बारिश होती है तो हाई टाइड भी आ जाती है, समुद्र पानी लेना बंद कर देता है। तो एक तो उसके लिए सबसे बड़ी जो मुंबई की जो धमनी है कि बारिश नहीं रुके, जो धमनी बोला जाए, जो वेंस है, वो नाले हैं। वो नाले क्या है कि उसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी मुंबई के कंक्रीट नालों की एक प्लानिंग बनाना चाहिए, वो इन्होंने प्लान किया ही नहीं। कि मुंबई का जैसे फेज वाइज विकास हो रहा है तो नाले उसी तरह से होना चाहिए। नाले एक तो अतिक्रमण की वजह से संकुचित होते गए, नीचे से भरते गए, नाले छोटे होते गए, मुंबई की जनसंख्या बढ़ती गई, मुंबई का विकास होते गया, मुंबई जो ऐसी थी, मुंबई सीधा वर्टिकल बढ़ती गई, और वो कहीं ना कहीं ये लोड बढ़ते गया। नालों की सफाई नहीं होना, नालों पे भ्रष्टाचार होना, इसका पूरा एक ब्रिमस्टो ऐड प्रोजेक्ट था अंडरग्राउंड ड्रेन का, वो आज तक नहीं पूरा हुआ, 20 साल से चल रहा है। तो इस तरह की वजह से होते रहा। अब आप देखेंगे कि जो पहले
आप देखे होंगे कि 5 साल 6 साल पहले जो दिख रहा होगा, जो पिक्चर थी मुंबई में सब जगह भरती थी, अब वो भरना कम हो गया है। और मुंबई में अगर 100 mm से ज़्यादा बारिश होगी तो कुछ जगह पानी, ठीक है, समुद्र पानी नहीं लेगा, हाई टाइड आएगा, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगी या हाई टाइड डाउन होगा तो पानी तुरंत खींचना चाहिए। वो पहले खींचता नहीं था, अभी पानी उतर जाता है, तो ये फ़र्क है। जैसे रोड है, रोड में खड्डे, तो रोड में खड्डे यानी इन्होंने अपनी तिजोरी में भरने के लिए वो खड्डे बना के रखे हैं। तो उसमें अधिकारी, नेता, ये सब लोग मिले हुए थे, सरकार मिली हुई थी। और अब देखिए, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको मुंबई को खड्डे मुक्त करना है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि अब इसको सीधा कंक्रीट के रास्ते कर दो। उन्होंने बड़े बड़े टेंडर निकाला, मुंबई को अलग अलग जोन में वाइज टेंडर निकाला, उसके काम चालू है। करीब 50% के जितना काम पूरा भी हो चुका। जैसे हमारे वार्ड को एग्जांपल के लिए ले लीजिए, वार्ड को मिलके पूरे अलग अलग 227 वार्ड को लेके मुंबई है, हमारे वार्ड में 90% कंक्रीट रोड के काम पूरे हो गए। मतलब 90% रोड पे खड्डे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये आने वाले, उसी तरह मुंबई में आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर मुंबई के पूरे कंक्रीट के रोड बन जाएंगे। नई ड्रेन की प्लानिंग हो रही है। जो रोड बन रहा है उसमें डक्ट, हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि डक्ट बना दो, डाल दो। जो यूटिलिटी है मुंबई की, चाहे पानी की लाइन है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की केबल है, चाहे टेलीफोन की लाइन, तो रोड खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर से चली जाएगी। तो रोड भी आपका मेंटेन रहेगा, नई ड्रेन भी बन रही है और उस लेवल से बन रही है, प्लान करके बन रही है, बड़ी ड्रेन बन रही है। मुझे लगता है कि और 1.5-2 साल जाएगा, जो मुंबई का पूरा चेहरा मोहरा बदला हुआ दिखेगा। जो सरकार कोस्टल रोड पे काम कर रही है, बाकी मेट्रोज़ पे काम कर रही है, मुझे लगता है सब रेडी हुआ तो एक नई आधुनिक, युवाओं को प्रेरणा देने वाली, युवाओं को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर अपॉर्चुनिटी, मुंबई से अच्छा कहीं पे नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये मुंबई शहर उनके लिए रेडी होगा। जी सर, हमारे पॉडकास्ट में एक लास्ट पार्ट होता है द 3 वंडर वर्ड्स, जिसमें हम आपको एक वर्ड देंगे, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं आप बताइए, ठीक है। तो पहला वर्ड ये है सरकार। आप क्या सोचते हो सरकार के बारे में? सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार तो सूर्य के तरह होनी चाहिए, है ना। अगर मैं उसको डिफाइन करूँ तो सूर्य की तरह सरकार होनी चाहिए। जैसे सूर्य है, सूरज को वो गर्मी देता है, उजाला देता है ना, प्रकाश देता है, जिसकी वजह से आदमी, ह्यूमन लाइफ साइकिल से लेकर के प्रकृति, ये सबका ग्रोथ होता है। साथ ही साथ वो समुद्र से वाष्प के वेपोराइजेशन के माध्यम से कितना उसको खींचना है, वेपोराइज करके कितना पानी खींचना हो, वो खींचता है। अलग अलग जगह समुद्र है, अलग अलग जगह से ज़मीन से खींचता है, फिर ब्याज सहित वो बारिश के माध्यम से लौटा देता है। ओके। तो सरकार इसी तरह से होनी चाहिए कि सरकार माई बाप होनी चाहिए, सूरज भगवान की तरह होनी चाहिए कि काम करते समय, लेते समय उसको, लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो ले रही है टैक्स के माध्यम से, और देते समय उनको लगना चाहिए कि भर भर के दे रही है। जैसे कि अभी की महायुति की सरकार है या माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, वो काम कर रही है। जैसे भी महिलाओं के लिए देखिए 1,500 उन्होंने की स्कीम लाए कि मुख्यमंत्री लाड़की बहना, या युवाओं के लिए स्टाइपेंड की 6,000, 10,000, 12,000 की जो स्कीम है, मुझे लगता है कि ये प्रेरणा देने वाली स्कीम है। या मोदी जी की स्कीम है कि वो एक परिवार कैसे खड़ा होता है, एक परिवार को क्या क्या लगता है, घर लगता है, उसको इंश्योरेंस लगता है, उसके लिए घर में चूल्हा लगता है, उसके लिए हेल्थ लगता है, तो हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत। किस तरह से भारत एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक व्यक्ति को ध्यान में रख के, जो एकात्म मानववाद की बात किया था, उस तरह की जैसे मोदी जी की स्कीम है। तो आप देखेंगे ना उनकी स्कीम को, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि एक व्यक्ति का विकास हो रहा है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने नीतियों में किया था। तो ये कहीं ना कहीं ये नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि नई जनरेशन का ही भारत है ना, आगे के भारत तो नई जनरेशन है ना, उनको इस भारत को आगे लेके जाना है ना। तो इस पे उनको कहीं ना कहीं जो देश में काम चल रहा है और उस पे ध्यान दे करके, कुछ सीख करके इस देश को देने की ज़रूरत है। दूसरा शब्द ये है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ये बड़ा विषय है,
सिर्फ भ्रष्टाचार, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये भ्रष्टाचार, सब लोग इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ इकोनॉमी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, ये मानवता को भी नुकसान पहुंचाता है, और इसमें अपने पराये का भेद भी कहीं न कहीं दूरी भी पैदा करता है। क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार को लेंगे तो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं, कुछ लोग तो इसको शिष्टाचार मान लिए हैं। भ्रष्टाचार या छोटा हो, भ्रष्टाचार तो एकदम, जब भ्रष्टाचार कब आता लोग बोलने लगते हैं कि जब कोई विशेष व्यक्ति या खुद के साथ में होता तो उनको लगता है कि भ्रष्टाचार छोटा होता तो मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी को रेलवे का टिकट निकालना है तो रेलवे की लाइन में नहीं लगना है, किसी एजेंट को दे दिए, वो 40 रुपये 50 रुपये जो भी लेता है वो टिकट निकाल के दे देता है, कंफर्म करके टिकट, तो वो भी कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार है। और लोग करोड़ों रुपया योजनाओं से खा जाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार है। जैसे 2014 में तक 9 से 14 तक मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में इतने भ्रष्टाचार हुए, इतने घोटाले निकले, ज़मीन से लेके, गोबर से लेके आसमान तक, ज़मीन के नीचे तक, है ना, सारे घोटाले निकले। तो पूरे देश को जो भ्रष्टाचारी था उसको भी लग रहा था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, पूरे माहौल चेंज हो गया। और उन लोगों ने मोदी जी की गवर्नमेंट को चुन के लाई। तो जब एकदम चरम पे हो जाता तो आवाज़ उठती है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो इसको कहीं ना कहीं खुद के अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। हर किसी को सोचने की ज़रूरत है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हमारा जो कृत्य है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। और हमको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे अंदर दिल है और दिमाग है, और हमारे कोई भी काम करने के पहले हमारा दिल बोलता है कि गलत है या सही है। अगर दिल पे दिमाग हावी होता है तभी गलत होता है। तो दिल तो बोलता अपने अंदर ही है ना, थर्मामीटर, दिल ही आपको बोल देगा। अगर किसी की मोबाइल या किसी का कोई कीमती चीज़ आप चुराने की सोचो, दिल बोल देगा नहीं चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। लेकिन दिमाग होगा तो यार कर ही लेते हैं। तो अपने अंदर ही थर्मामीटर है, अंदर ही हम चेक कर सकते हैं। और हर लेवल पे इसको रोकने की ज़रूरत है। इसको अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भ्रष्टाचार तो समाज के लिए कैंसर ही है। ये ख़त्म होना चाहिए। कम तो बहुत सारा अभी गवर्नमेंट योजनाओं में देखेंगे डायरेक्ट लोगों के खाते में बेनिफिट जा रही है, तो बहुत सारा लेवल पे कंट्रोल हुआ है। नहीं तो एक समय ये भी था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी बोलते थे कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है, ओरिजिनल बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाते जाते वो पैसा 15 पैसा हो जाता है, 85 पैसे लोग खा जाते हैं। देश का शीर्षस्थ व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री ये बात बोलता है तो करप्शन कितने बड़े लेवल पे था। तो मुझे लगता है कि रोकने की कहीं न कहीं हर किसी को हर लेवल पे ज़रूरत है। और आज वहीं पे डीबीटी के माध्यम से जो दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा सब्सिडी, मान लो जैसे किसानों की सब्सिडी 2000 की, डायरेक्ट आपके खाते में 2000 की 2000 आ जाएगी हर महीने। जी, ये फ़र्क है। ठीक है। तीसरा और आखिरी शब्द ये है, नॉर्मल है सर, आप जो सोचते हैं आप बताइए। कर्म क्या होता है? कर्म। तुलसीदास की बहुत बढ़िया लाइन है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मतलब कर्म ही प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। कर्म से भाग्य की लकीरें भी चेंज की जा सकती है, कर्म से हाथ की लकीरें भी चेंज की जा सकती है। कर्म सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और कर्म पे इफ एंड बट की ज़रूरत ही नहीं, उस पर अगर सुप्रीम पावर अगर किसी को बोला जाए तो कर्म ही है। आपका फ्यूचर डिपेंड होता है आपके कर्म में एकदम। फ्यूचर नाम की कोई चीज़ पे मैं उसमें नहीं विश्वास करता हूँ। आप वर्तमान में कर्म करिए, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। जो आज आपका कल, जो फ्यूचर आप जो कल की बात करें, कल फ्यूचर है ना, आने वाला कल फ्यूचर है। जी। जो गया कल वो पास्ट है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरा वर्तमान है। आज मैं वर्तमान में जो अच्छा करूँगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा ही होगा। तो जो कल फ्यूचर वो भी वर्तमान होगा, कल आएगा, कल भी वो अपने को उसी तरह से काम करना है। तो हर क्षण और हर दिन
वर्तमान में आदमी को जीना चाहिए, हर दिन अच्छा करने की कोशिश, अच्छा कर्म करने की कोशिश करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर दिन हर क्षण करेंगे तो आपका फ्यूचर सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हर दिन का वर्तमान ही आपका फ्यूचर तय कर देगा। जी। एक मिनट सर, आपको यंग यूथ के लास्ट ये चैप्टर में क्या बोलना है स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, कि उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने बच्चों को? क्वेश्चन का दो भाग है, एक तो यूथ को क्या बोलना है और पेरेंट्स से क्या अपील करना है, यही कि तो इसको मैं दो क्वेश्चन के दो पार्ट में मैं जवाब जी देता जी हूँ। कि एक तो पहले आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन है, ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है। जी। मैं बच्चों आपसे अपील करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हम लोग से बहुत आगे हो, लेकिन आपको खुद पे भरोसा रखना है और खुद के लिए काम करिए। और खुद से भी बड़ा, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना कि सिर्फ आप अपने लिए पैदा नहीं हुए इस ज़मीन पे, आपकी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए तो आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप के लिए। उसके बाद समाज की जिम्मेदारी, जिस समाज में रहते समाज को भी देना है, स्टेट को भी देना है, देश को भी देना है। जब आप अपना परिवार, समाज और देश सामने रखेंगे, और जब देश सामने आ गया ना तो देश पहले आता है, फिर परिवार आता है, फिर खुद आते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, खुद की एक्सपेक्टेशन, खुद की सक्सेस, अनसक्सेस, है ना, ये और भी सक्सेस किस में, आप मान लोगे कि आप एजुकेशन के फील्ड में हो, माँ बाप ने डिसाइड कर दिया कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, एमपीएससी क्लियर करना है, पीसीएस या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, और आप नहीं कर पाए तो आप निराश होते। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ आदमी फेल होता है ना, वहाँ से सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर पास हो गए तो आपका आगे, सपोज करिए आप बीकॉम कर लिए तो एमकॉम के लिए जाओगे, फेल हो गए तो सारे रास्ते खुल गए ना वहाँ से। तो इसका मतलब नहीं कि फेल होना है, आपको आप जो कर रहे हो जिसमें, उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। और मेहनत करने के बाद कभी कभी सक्सेस नहीं मिली, समझो अगर नहीं मिली तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। आज की पीढ़ी सी मेरी वही मैं देखता हूँ कि जल्दी से निराश हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं अवसाद, डिप्रेशन, अवसाद जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। जी जी। डिप्रेशन नाम की चीज़ ही मुझे समझ में नहीं, डिप्रेशन क्या होता है, किस बात का डिप्रेशन? अरे पूरी दुनिया खुली है आपके लिए, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपके कंप्यूटर में। आप चाहिए एक्सपोर्ट करना चाहिए तो एक्सपोर्ट, मोबाइल पे बैठे कैसे एक्सपोर्ट करना सीख सकते हैं, सब कुछ आप जाइए मोबाइल पे, आपके एक सिंगल क्लिक पे है। आपको नया बिजनेस कैसे करना है, आप जनरली पेरेंट्स की जो भूमिका होती है कि अपेक्षा रहती है कि फैमिली कहीं पे गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए तो लाइफ सिक्योरिटी आ जाएगी। आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए। आप देखिए ना देश में धीरूभाई अंबानी को देखिए, मुकेश अंबानी जी को, अडानी जी को देखिए, सचिन तेंदुलकर, अनेकों एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने, जिनकी डिग्री भी नहीं पता होगी किसी को। बिल गेट्स को देख लीजिए, है ना, लेकिन उन्होंने अपने अपने फील्ड में बेस्ट किया। जो भी करना, ये अपने सुलभ शौचालय वाले, है ना, पाठक को देखिए, सुलभ शौचालय में उन्होंने इतना बड़ा नाम किया, उनको भारत रत्न दिया गया। शौचालय का काम करना, स्वच्छता का काम करना है, एक मॉडल लेके उन्होंने सुलभ शौचालय मॉडल लेके गए। कितना छोटा काम है, लोग हंसते रहे होंगे, लेकिन आज उनको भारत रत्न दिया गया। सुलभ शौचालय का एक बार मॉडल आप गूगल पे सर्च करके देखिए। तो काम कोई भी छोटा नहीं होता है। तो आप जो भी करते हो उसमें बेस्ट करिए, अगर नहीं हो पाया तो दूसरा कुछ करने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ मेरा पेरेंट्स से अपील है कि पेरेंट्स क्या होता, कभी कभी अपने सपने बच्चों पे थोप देते हैं, तो वो थोपने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपने सपने उनके चश्मे से देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें बच्चों पे प्रेशर आता है, और उस प्रेशर में आज जो युवा पीढ़ी है कहीं न कहीं गलत स्टेप ले रही है, तो उनके डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है। और जिसके पास कैपेसिटी है, जो यूथ के ऊपर आज जो गलत कदम उठा ले रहे हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर दे रहे हैं, वो सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, उनका नुकसान नहीं है कि एक परिवार का नुकसान हो गया, एक व्यक्ति का नुकसान हो, राष्ट्र की धरोहर है, भारत का भी नुकसान है। तो आप उनको सपोर्ट करिए, एक पिलर की तरह उनके पीछे खड़े रहिए। आँख तो सीसीटीवी जैसे रहती है ना, सीसीटीवी मॉनिटर करने के लिए रहता है कि कहीं पे क्राइम, आप सीसीटीवी की तरह
आप नज़र रखिए उन पे कि कहीं मेरा बच्चा गलत लाइन में तो नहीं जा रहा ना, गलत साथ में तो नहीं है, नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आप उनको गार्ड करने की मतलब ऐसे कि ज़बरदस्ती प्रेशर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि माँ बाप से बड़ा, परिवार से बड़ा अगर बच्चों को अगर आधार मिलेगा तो उससे बड़ा कोई दुनिया में आधार नहीं होता है। बच्चों के लिए माँ बाप ही आसमान और धरती होते हैं, और मुझे लगता है कि दो अगर ये आधार मिले तो कोई भी बच्चा अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए वो बेस्ट कर जाएगा। जी सर। तो विनय सर, यही था हमारा पॉडकास्ट। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक जय यू। हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। जय हिंद।